तो प्लांटेशन क्रॉप है तो मोस्टली दे आर लेबर इंटेंसिव। तो प्लांटेशन लेबर्स एक्ट 1951 दे टॉक अबाउट कि उनका ह्यूमन राइट्स कंडीशन, वेजेस, मिनिमम वेजेस सब देना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो रियल लाइफ एप्लीकेशन है वो नहीं हो पाता है। जो लेबर कमिश्नर का रोल है कि इनको इंस्पेक्ट करना है और फिर एक तरह से कन्विंस और परसुएड करना है, इवन पेनलाइज भी करना है कि कहीं भी वायोलेशन हो रहा है विद रिगार्डिंग टू द ह्यूमन राइट्स कंडीशन ऑफ द प्लांटेशन वर्कर, लेकिन वो ऐसा करते नहीं है। फिर ओवरऑल नीचे करो एक बार। मैं बोल देता हूँ। नहीं विजिबल है स्क्रीन। हाँ, तो इन्फेक्शन नहीं होता है। लॉज एंड लाइवलीहुड, टी बोर्ड ऑफ इंडिया इंडिकेट कि स्मॉल टी ग्रोअर है कंट्रीब्यूट टू 118 मिलियन केजी ऑफ 44% ऑफ टी प्रोडक्शन। इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली सेम ही है जो टी बिग टी गार्डन और स्मॉल टी गार्डन अक्रॉस द स्टेट। दैट इज वाई बोथ गवर्नमेंट एंड स्टेट एंड सेंटर दे आर इंकरेजिंग स्मॉल टी ग्रोअर। क्योंकि ऐसा क्या होता है कि बिग टी गार्डन को तो मिलता ही है इंसेंटिव, लेकिन वहाँ जो वर्कर है उनको एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मिनिमम वेजेस नहीं मिलता है और इशू होता है। लेकिन स्मॉल वर्कर में क्या होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप रहेंगे या फिर और भी एरियाज में उनको अगर सपोर्ट मिलेगा तो फायदा हो, इसलिए स्मॉल वर्कर प्रमोट करते हैं। जो टी बोर्ड ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इसका हेडक्वार्टर है इन कलकत्ता। हम्म। Then next is RBI sets universal banks rule for SFBs. SFBs जो है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स हैं जिसको एस्टैब्लिश किया गया था 2016 में। जो स्मॉलर लोन जो लोन है स्मॉलर इंटरप्राइजेस को, फार्मर्स को या फिर अंडर सर्व अंडर रिजर्व सेगमेंट्स जो हैं उनके लिए। मानसी दी अगर आप ऐड कर पाए तो अबाउट SFBs। यहाँ पे कंडीशंस मेंशन्ड है इस आर्टिकल में, तो वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस की बात की जा रही है, स्मॉल फाइनेंस बैंक उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है आर्टिकल कि ये कंडीशंस उनको पहले मीट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल जो SFBs हैं दे नीड टू हैव मिनिमम नेट वर्थ ऑफ ₹1000 करोड़ एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर। कैपिटल एडुकेसी रेशियो उनका जो है वो थोड़ा हायर रहता है, दैट इज नियर टूवर्ड्स 15%। और जो बेसल नॉर्म्स है उसके अंडर इट इज 8%, तो इंडिया में हायर है। बाकी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के लिए भी इट इज 12%। एंड देन they have to maintain a minimum net worth of ₹200 crores, मिनिमम है 200 crores। एंड जो उनका क्रेडिट फैसिलिटीज है वो जो 75% जो उनके लोन्स हैं दैट इज बिलो ₹25 lakhs, तो क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है इसीलिए। एंड जो उनका NPA रेशियो इट शुड बी बिलो 3%। तो ये जो कंडीशंस हैं ये इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल में ओवरऑल। 200 करोड़ है ना, ये आई थिंक 2016 में था। अभी जो रिसेंटली आया अकॉर्डिंग टू आरबीआई, एसएफबी के पास 100 करोड़ होना ही चाहिए मिनिमम नेट वर्थ, एंड सेकंड की 15% होना चाहिए। मिनिमम मिनिमम 200 करोड़ है, बट वैसे इट शुड बी, ये जो क्वार्टर वाइज लिखा हुआ है यहाँ पे, इट शुड बी 1000 करोड़ नेट वर्थ। ठीक। हम्म। और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में कौन कौन से आते हैं, और अगर बोले एसएफबी तो एक पार्ट है, बाकी माइक्रो फाइनेंस में मुद्रा और बाकी सभी आएंगे ना माइक्रो फाइनेंस में, किसान क्रेडिट। हाँ माइक्रो फाइनेंस है। ठीक है। तो इंडिया में 200 से ज्यादा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। Next is typhoid vector-borne diseases. Typhoid and other vector-borne diseases, they are the key health hurdles. तो यहाँ पे major diseases जो और भी ज्यादा prevalent हो गई हैं, public health concern pose कर रही हैं, they include typhoid, dengue, malaria and also scrub typhus, जो कि हमें बता रहा है NCDC, that is National Center for Disease Control, जिसने नोटिफाई किया है कि जो टाइफॉइड है जो कि वेक्टर बॉर्न डिजीज है वो सबसे ज्यादा प्रेवलेंट है बिटवीन 2022 एंड 24। इसके बाद डेंगू सबसे ज्यादा प्रेवलेंट एंड देन मलेरिया। स्क्रब टाइफस की बात करें तो इसमें डिक्लाइन देखा गया है
बट स्क्रब टाइफस जो है वो बैक्टीरियल डिजीज है, एंड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड साउदर्न इंडिया में हम देखते हैं ऐसा टेम्परेचर एंड रेनफॉल और हमारा ह्यूमिडिटी पैटर्न फॉलो होता है कि इसका स्प्रेड और भी ज्यादा इजी हो जाता है। इसके अलावा जब ट्रैकिंग करते हैं, जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है वहां पे जब ह्यूमंस का इंटरेक्शन होता है उनका, वो एक कॉज होता है कि इसका इंक्रीज पहले देखा गया था स्क्रब टाइफस का। सो फॉरेस्ट एरिया एंड ह्यूमंस के बीच में जो कॉन्टैक्ट है उसकी वजह से, एंड क्लाइमेट चेंज का जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो। इसके अलावा टाइफॉइड की अगर बात करते हैं तो 4.5 मिलियन पीपल जो है उसको डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, जिसमें से 9,000 की डेथ के लिए भी टाइफॉइड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। यस और मानसी जी। स्क्रब टाइफस जो है इट स्प्रेड्स विद द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड लार्वल माइट्स। छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे आपने बोला कि अगर आप ट्रैकिंग पे जाते हो तो वहां पे वी सी दी पॉपुलेशन ऑफ सच माइट्स, और कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है एंड इट डज नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, तो बाकी इट स्क्रब स्प्रेड्स। टाइफस इज डिफरेंट फ्रॉम टाइफस, नॉर्मल टाइफस है ना, टाइफॉइड हाँ फीवर। डिफरेंट। हम्म। टाइफॉइड टाइफॉइड जो फीवर है वो क्यों? बेसिकली कंटामिनेटेड फूड फूड हम हम अगर अगर लेते ले, तो तो उसके उसके कांटेक्ट में आने से। हम्म, तो टाइफॉइड के लिए वैक्सीन भी है, टाइफ 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 बार टीसीवी। इट इज डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक। इट इज अ वर्ल्ड फर्स्ट क्लिनिकली प्रूवन कॉन्जुगेट टाइफॉइड वैक्सीन, TYPBAR-TCV। तो स्क्रब कॉन्जुगेट टाइफस वैक्सीन जो मतलब क्या होता है कि इट कंबाइंस वीक एंटीजन विद अ स्ट्रॉन्ग एंटीजन, कैरियर प्रोटीन होता है उसको यूज करते हैं टू डेवलप इम्यून सिस्टम फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम 12 ईयर्स, 9 मंथ टू 12 ईयर्स, और 80% एफिकेसी रेट है। और ग्लोबल वैक्सीन अलायंस, गैवी बोलते हैं, इट वॉज सेटअप इन ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप, जो बात करते हैं कि हर एक जगह पर पुअरेस्ट कंट्री में, डेवलपिंग कंट्री में वैक्सीन प्रमोशन होना जरूरी है, सो दैट जो हाइजीन, मैल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन और फिर वेक्टर बोर्न डिजीज है इसको टैकल कर सकते। टाइप वार TCV, वर्ल्ड फर्स्ट कॉन्जुगेट टाइफॉइड वैक्सीन। एंड जो स्क्रब टाइफस है उसके लिए डॉक्सीसाइक्लाइन एंटीबायोटिक जो है उसका यूज किया जाता है, एंड पर्सन टू पर्सन ऑब्वियसली स्प्रेड नहीं करता। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी हमने देखा, मणिपुर में, सिक्किम में, जहाँ पे स्क्रब टाइफस का जो केसेस है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ था। हम्म, हम कह सकते हैं कि जो फॉरेस्ट एरिया के साथ इंटरेक्शन है वो वहाँ पे ज्यादा होता है। हम्म। 30% इंक्रीज हम देखते हैं जो मॉनसून सीजन था उसमें टाइफॉइड केसेस का, तो वाटर बोर्न मॉनसून डिजीज है सीजन। ना, 30% इंक्रीज करेंगे वाटर वेक्टर में। इसके बाद आता है अमीर और गरीब, जिसको बोला जा रहा है कि ये एक बाइनरी कॉन्सेप्ट है, बट अब भी ज्यादा वर्क नहीं करता है क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन मॉडल इम्प्लीमेंट हुआ है, लैंड रिफॉर्म्स आए, डिमोनेटाइजेशन हुआ, जिसकी वजह से जो वेल्थ है वो और भी ज्यादा डिस्पर्स हुई पहले के कंपैरिजन में। अगर हम बात करते हैं, अगर इसमें बात करते हैं, पहले जो ट्रेडिशनल क्लासेस थे, जैसे बनिया बोल सकते हैं, मारवाड़ी बोल सकते हैं, वो डोमिनेट करते थे, हमारे कैपिटलिस्ट क्लास था जो सोशल बेस था हमारा। अगर अभी बात करते हैं, और भी ज्यादा हमारी कम्युनिटीज इनकॉर्पोरेट हुई हैं, जिसमें एग्रेरियन कम्युनिटी होगी या फिर प्रोविंशियल मर्सेंटाइल कम्युनिटी हमारी हो गई, तो हमने देखा कि लैंड रिफॉर्म्स के आने से एंड और भी ज्यादा रीडिस्ट्रीब्यूशन होने से बाकी क्लासेस भी ओरिजिनेट हुई हैं, एंड हमारा जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हमने शिफ्ट देखा है विद अपकमिंग जनरेशन। जो थिंकिंग है वो भी चेंज हुई है, जमींदारी सिस्टम जो पहले चलता था उसको अबॉलिश किया गया है, एंड इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो इंडिया था उसको अभी से कंपेयर करते हैं तो और भी ज्यादा रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, बेसिकली हम कह सकते हैं। अगर बात करें एनुअल हाउस होल्ड सेविंग्स की, जो पहले थी 91% हमने देखा था 1950 से 51 के टाइम पे, तो उसमें से 91% जो हमारी टोटल सेविंग थी वो फिजिकल एसेट्स में थी, जिसमें आता है लैंड हो गया, ड्वेलिंग्स हो गया, फिर गोल्ड हो गया। तो ये जो शेयर है ये टाइम के साथ डिक्रीज होता गया है। 1980 से 81 में हमने देखा ये 91% से 60.6% हो गया, जिसमें जमींदारी सिस्टम का अबॉलिशन हुआ, कल्टीवेटर्स जो है, इमीडिएटर्स जो थे, लैंड सीलिंग का इम्पोजिशन हुआ। तो हमने देखा बेसिकली
कि हमारा वेल्थ जो है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, और भी जो कम्युनिटीज थी उनका इनकॉर्पोरेशन हुआ है हमारे कैपिटलिस्ट क्लास में। अगर इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो इंडिया था उससे कंपेयर करते हैं, तो अभी जो सोसाइटी है हमारी वो लेस अनइक्वल हुई है। इफ यू वुड लाइक टू ऐड एनीथिंग। इसमें ऐड किया हुआ है कि जो टैक्सेशन है, it only showcases small short-term measures for the redistribution of the wealth as inheritance tax, wealth tax, gift tax तो आज भी है, 50,000 के ऊपर लगता है, बाकी नहीं है, बाकी 1% सरचार्ज लगते हैं, इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लगता है। तो वो सब शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करना है तो रिड्यूस द इनइक्वालिटी, वी शुड फोकस मोर एंड मोर ऑन स्किल डेवलपमेंट, बचपन से ही स्किल ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग में फोकस करना होगा, इंक्लूडिंग मदर, चाइल्ड एंड फैमिली। फिर इंसेंटिव देना होगा कॉर्पोरेट को, ताकि आप मोर एंड मोर एफडीआई एफपीआई पंपिंग करें इंडिया के अंदर में और जॉब क्रिएट करें। इंसेंटिव दे रहे हैं पीएलआई और डीएलआई के थ्रू कि आप जॉब क्रिएट करो, ताकि जो सर्विसेज है, जो जॉब्स है, इट बिकम्स मोर फॉर्मल। फॉर्मल होगा तो ऑब्वियस बात है कि वेजेस रेगुलेट होगा, ऑटोमेटिकली इनइक्वालिटी कम होगा एज कम्पेयर टू इनफॉर्मल इकोनॉमी। तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन जस्ट प्रोग्रेसिव टैक्सेशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। कि आप उस रीडिस्ट्रीब्यूशन में दो तीन टाइप से आता है। पहला आता है सब्सिडी दे करके, टारगेटेड स्कीम डिलीवरी सेकंड होता है, और थर्ड होता है फ्री बीस। तो फ्री बीस छोड़ करके बाकी जो दोनों है उसमें तो इंडिया कर ही रहे हर एक एस्पेक्ट। पीएम किसान एग्जाम्पल है, पीएम एफबीवाई हो गया, सब्सिडी यूरिया में हो गया, फूड में हो गया, तो ऑलरेडी है। इसके और बाद एक आता इम्पोर्टेंट कर्व है इकोनॉमिक्स में, एक तो लाफो कर्व जो हम टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू की बात करते हैं, सेकंड है कुजनेट्स कर्व, कुजनेट्स यू हाइपोथेसिस जिसको बोलते हैं। तो वो भी दिखाता है इनकम इनइक्वालिटी के बीच में, मतलब इनकम इनइक्वालिटी कितनी इंक्रीज हो रही है विद इकोनॉमिक ग्रोथ। हम्म। okay. So the last article for today is lessons from the US campus। तो यूएस यूनिवर्सिटीज में हमने देखा कि काफी यूनिवर्सिटीज में प्रोटेस्ट हो रहे हैं अगेंस्ट दी वॉर इन गाजा, जिससे कि क्राइसिस जो है वो बढ़ता जा रहा है हमारी उधर की यूनिवर्सिटीज में। तो हमने देखा कि क्या इम्पोर्टेंस होती है यहाँ पे, जो यूनिवर्सिटी होती है उसके न्यूट्रलिटी, अपनी न्यूट्रलिटी को कैरी फॉरवर्ड करने की, एंड अपना स्टैंड उन चीजों में ना देने का, ताकि जो इंस्टीट्यूशनल न्यूट्रलिटी है यूनिवर्सिटी की वो उन ग्रुप या फिर उस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में ना आए एंड कॉम्प्रोमाइज ना होए। अगर इंडिया से हम कंपेयर करेंगे इसको, तो आपको एग्जांपल दे सकते हैं इंस्टीट्यूशनल न्यूट्रलिटी का। जादवपुर, जेएनयू, एएमयू एक्सेट्रा। और एंड अगर प्रॉपर उस वहाँ पर कैंपसेस इज पॉलिटिसाइज्ड, कैंपस में एक्टिविज्म होता है, बाकी सब होता है, लेकिन जहाँ पर न्यूट्रल है वो आईआईएम हो गया, आईआईटी हो गया, एम्स हो गया, जो इंस्टीट्यूशन है वो न्यूट्रल रहता है मोस्टली। तो इसमें तीन एरिया बात हुआ है। पहला है कि एंटी वॉर प्रोटेस्ट, तो पहली बात नहीं है कि यहीं पर पहली बार हो रहा है, इट राइट फ्रॉम 1950s। कोरियन वॉर के समय में एंटी वॉर प्रोटेस्ट हुआ था। एंटी वॉर प्रोटेस्ट ड्यूरिंग द वियतनाम वॉर, when they were asking the US government to withdraw the forces from Vietnam in 1970s। तो लेकिन उस समय स्टैंड डिफरेंट था। उस समय स्टैंड यूएस का एक प्रोटेस्ट को कर्ब करने का नहीं था। वहां पर एक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी ऐसा हुआ कि दे वर यूजिंग स्नाइपर, दे वर यूजिंग फोर्सेस अगेंस्ट द स्टूडेंट इन कैंपसेस। अब यूनिवर्सिटी में क्या होना चाहिए प्रोटोकॉल? पहली बात है कि एक डेजिग्नेटेड एरिया होना चाहिए, यहाँ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आपका फ्री स्पीच है, फ्री एक्सप्रेशन है, आप बोल सकते हैं। लेकिन वहां पर हेट्रेड अगेंस्ट द कंट्री, सॉवरेंटी, इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री, एंड सेकंड, आप एनिमिटी नहीं बढ़ा सकते। उसके अलावा आप कर सकते हैं। तो अगर ये है तो फिर हेल्दी डेमोक्रेसी है, नहीं तो फिर स्लोली इलेक्टेड ऑटोक्रेसी की तरफ जाएंगे। आई थिंक आई फिनिश्ड, आई कैन कंक्लूड। यस। तो ओवरऑल स्टार्टिंग वी डिस्कस कि इंडिया पेटेंट फाइलिंग क्राइम हुआ 83,000, और पेटेंट एक्ट 1970 we discuss several aspects, WIPO institution, then Doha Accord 2001, and also
ट्रिप्स अग्रीमेंट 1996 अराउंड। तो इसमें इशू क्या है इंडिया का कि डेटा सॉवरेंटी की बात होता है, डेटा सिक्योरिटी के ऊपर कोई ट्रीटी साइन नहीं की है, आईपीआर अवेयरनेस कम है, आईपीआर प्रोफेशनल कम है, आर्बिट्रेशनल काउंसिल है वो वर्किंग होना चाहिए और ज़्यादा, मोर स्पेशलाइज्ड बेंचेस होना चाहिए, एक फॉर्मूला एक यूनिवर्सल पेटेंट लॉ होना चाहिए। तो उसी बात होता है। सेकंड वी डिस्कस एसएलयू, उनका क्या रोल है, उनका काम ये है कि जो लिस्टिंग होते हैं नाम और बगल में कैंडिडेट के जो इमेज उसको डिसाइड करते हैं। तो एसएलयू इज अ वन टाइम प्रोग्राम, इसको यूज करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन रहे 5 एरियाज में दे हैव रिजेक्टेड। पहला कि 100% वेरिफिकेशन जरूरी नहीं है क्योंकि इट विल टेक मैन पावर, कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा। सेकंड, टैंपरिंग और ईवीएम का कोई केसेस अभी तक आया नहीं, 100% प्रूफ है। दूसरे जो टैंपरिंग में इशू था एसएलयू का, उसमें बोला गया कि 45 डेज तक उसको रखेंगे ताकि इसको टैंपर उसको नहीं कर सके एसएलयू। फिर पेपर बैलेट वापस जा नहीं सकते क्योंकि पेपर का यूसेज बढ़ जाएगा, बूथ कैप्चरिंग हो सकता है, करप्शन हो सकता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी हाई एंड हाइजीन। और वीवीपैट स्लिप को भी वोटर्स को नहीं दे सकते, वोटर घर लेके जा सकते हैं, वो क्लेम कर सकते हैं कि उनको झूठ स्लिप मिला, तो कैसे वेरीफाई करेंगे, वो एक चांसेस हो जाता है। तो रिगार्डिंग यूज ऑफ ईवीएम, फर्स्ट परूर में हुआ था जो केरला में, उसके बाद से ईवीएम यूज होने लगा। ईवीएम बनाने वाले दो कंपनी है, बीईएल एंड ईसीआईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देन कमिंग टू नेक्स्ट, ग्लेशियर लेक, उससे रिलेटेड रिमोट सेंसिंग यूज किया जा रहा है सो दैट कि आप मैपिंग कर सकोगे, प्रोन एरियाज कैलकुलेट कर सकोगे और डिजास्टर मैनेजमेंट में मिटिगेट करने में आसानी होगा विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी सच एज वाटर लेवल सेंसर, यूज ऑफ पॉलीथाइलिन पाइप्स, कैमरा डिटेक्शन, मोशन डिटेक्शन कैमरा, रिमोट सेंसिंग एक्सेट्रा। वैसे ही ग्लेशियर लेक के लिए, वैसे ही लैंडस्लाइड के लिए एटलस होगी। क्वेश्चन उठता है ईवीएम प्रोग्राम कर सकते नहीं, तो एक ही बार प्रोग्राम कर सकते हैं, फिर उसको बर्न करना पड़ेगा, तो ओनली वन टाइम इट कैन बी प्रोग्राम्ड, इट इज इम्पॉसिबल टू प्री प्रोग्राम रीप्रोग्राम। आईपीआर इशू इंडिया में वे डिस्कस की क्या कारण है जो इंडिया में इशू होता है। कंपल्सरी लाइसेंसिंग का कॉन्सेप्ट आता है। दूसरे, ऑनलाइन पायरेसी बढ़ जाता है, उसको कैसे कंट्रोल करें वो एक चैलेंज है। सोलर रेडिएशन एक तरह से कम कम होते जा रहे हैं क्योंकि एरोसोल बढ़ते जा रहे हैं, क्लाउड फॉर्मेशन बढ़ता है, और उसके बाद फिर फॉस्फेट फ्यूल बढ़ने के कारण जो एक्स्ट्रा एरोसोल डस्ट पार्टिकल जम जाते हैं, इसके कारण एफिशिएंसी कम हो जाता है सोलर सेल का। उसको साफ करने के लिए केमिकल्स भी यूज होते हैं, दूसरे वाटर यूज होते हैं, और एक की टर्म जो आई कैन नॉट रिमेंबर राइट नाउ, इलेक्ट्रोस्टैटिक लीड। हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसको यूज करते हैं। वॉयेजर 1, वॉयेजर 2 दे वर सेंट बाय नासा इन 1970s टू स्टडी सैटर्न एंड यूरेनस। Approximately, they had reached interstellar space after completing the journey towards the helopause. Helopause और helospeed में क्या फर्क है? Helopause pause है between the interstellar space और सोलर सिस्टम के बीच में एक जो लाइन बाउंड्री है उसको हेलोपॉज हो गया, इनर साइड को हेलोसीड बोलते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली फ्यूल क्या यूज होता है इसमें? न्यूक्लियर फ्यूल, प्लूटोनियम 238, इलेक्ट्रिक जनरेटर है, इट यूजेस plutonium to generate electricity for the instrument present. IUCN, Nilgiri Thar, Project Thar, state animal for the Tamil Nadu. Annamalai tiger region सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, सेकंड एरवाविकुलम। वाइल्ड प्रोटेक्शन में शेड्यूल 1 में, IUCN के अंदर में एंडेंजर्ड स्पीसीज है। दे रिसाइड इन द अपर पार्ट 1500 to 2600 मीटर ट्रॉपिकल माउंटेन ग्रासलैंड में रहते। वाटर स्टोरेज साउथ इंडिया में कम है, 17%, 30% एज कम्पेयर नॉर्दर्न इंडिया। क्यों? क्योंकि नॉर्दर्न में पेरिनियल रिवर है, साउदर्न में ऐसा नहीं है। तो मोर फोकस शुड बी ऑन टैंक इरिगेशन, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। दुआर एलुवियल सॉइल एट द बेस ऑफ द हिमालय को बोलते हैं। इट इज यूज फॉर कल्टिवेशन, plantation से related act, plantation labor act that talks about human rights issue, wages and also perks and privilege नहीं, basic necessity for the plantation worker.
तो प्रॉब्लम क्या होता है, बिग प्लांटेशन होता है, दे एम्प्लॉय मोर एंड मोर लेबर्स और वेजेस कम मिलता है, इसलिए गवर्नमेंट स्मॉल प्लांटेशन को बढ़ावा दे रहा है टू द यूज ऑफ द टी बोर्ड ऑफ इंडिया। टी बोर्ड ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर में आते हैं और पहले ब्रिटिश समय में इस्टेब्लिश किया गया था कलकत्ता में। आरबीआई के रूल, एसएफबी स्मॉल फाइनेंस बैंक, ओनली टॉकिंग अबाउट द स्मॉल फाइनेंस स्मॉलर एंटरप्राइजेस फार्मर्स अनरिजर्व सेगमेंट कह रहे हैं। मिनिमम 200 करोड़ चाहिए और कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट 15% चाहिए ओवरऑल। टाइफॉइड, वेक्टर बॉर्न, वाटर बॉर्न डिजीजेस, उसके लिए टाइफ बार सीवीसी नाम था। इट इज फर्स्ट कॉन्जुगेट वैक्सीन डेवलप्ड बाय द भारत बायोटेक। और ये जो वायरस है वो स्क्रब टाइफस है, बैक्टीरियल डिजीज है। इट इज मोस्टली सीन इन द ट्रॉपिकल और वो रीजन में जहां पर रेनफॉल होते हैं वाटर। तो 4.5 मिलियन इन पीपल इन इंडिया इज अफेक्टेड। अमीर गरीब में बाइनरी नहीं है, ऑलरेडी इनइक्वालिटी कम हुआ है क्योंकि देयर इज इंक्रीज ऑफ द कैपेसिटी, ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द सबऑर्डिनेट क्लासेस एंड ऑल्सो फ्रॉम द टीयर 2 टीयर 3 सिटी से भी लोग आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू या मेरिट के थ्रू ऊपर प्रोग्रेस कर रहे हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो हुआ है इट इज ओनली आफ्टर 1991, पहले इस्टेब्लिश किया गया, लैंड रिफॉर्म लाया गया, ग्रीन रिवोल्यूशन लाया गया, फिर नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक्स किया गया, नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस स्कीम किया गया और फिर लोगों तक बेसिक नेसेसिटी सर्विसेज पहुंचाया गया। 1990 के बाद से कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट, लिबरलाइजेशन, प्राइवेट बॉडीज का कंट्रीब्यूशन, एफडीआई पे फोकस करके ओवरऑल जो इनकम इनक्वालिटी है थोड़ा कम किया गया। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है टैक्सेशन, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है जॉब क्रिएशन, क्वालिटी एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एक्सेट्रा। यूएस कैंपस 3 क्राइसिस लिबरल डेमोक्रेसी का कि हर जगह देयर इज the chances of the personality based election rather than party based. डोनाल्ड ट्रंप इंडिया, नरेंद्र मोदी, फिर बोल्सोनारो, फिर विक्टर ओर्बन हंगरी में, हर जगह वैसे। सेकंड वुड बी कि यूनिवर्सिटी और उसका न्यूट्रल पोजीशन, कहीं ना कहीं इशू होता है वहां पर। थर्ड हो गया कि एंटी वॉर प्रोटेस्ट एंड स्टैंड टेकन बाय द डेमोक्रेसी। क्यों एंटी वॉर प्रोटेस्ट इंपॉर्टेंट है? इट मेक्स द पीपल अवेयर रिगार्डिंग द deeds done by the country. फॉर एग्जाम्पल वियतनाम वॉर, उसमें प्रोटेस्ट हुआ था। इंडिया में भी वॉर में प्रोटेस्ट नहीं हुआ था जनरली बिकॉज इट वॉज अ डिफेंसिव वॉर ऑल द टाइम, इट वॉज नॉट अ ऑफेंसिव वॉर। तो ये 3 एरिया सब कंक्लूड कर दूं करूंगा। So thank you everyone for joining for this invaluable session. It was very informative. Keep watching Ansarkari. Thank you so much.